हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं फिर से एक नई मूवी के साथ हाजिर हुआ हूँ। और आज इस मूवी की मैं स्टोरी आपके साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। उस मूवी का नाम है हडिम्बा। ये 2023 में ही रिलीज़ हुई है और ये एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक बाप और बेटा जंगल से गुजर रहे होते हैं। बेटा अपने बाप से कई सवालात जंगल के बारे में पूछता है, जिनमें से पहला सवाल ये होता है कि दरख्तों को पानी कौन देता है, जिस पे उसका बाप जवाब देता है कि दरख्तों को बारिश का पानी मिलता है। फिर उसका बेटा उससे पूछता है कि आखिर छोटे जानवरों और बड़े जानवरों को खाना कौन देता है, जिस पे उसका बाप जवाब देता है कि छोटे जानवर घास खाते हैं और बड़े जानवर उनको खा जाते हैं। फिर बच्चा पूछता है कि बाबा आखिर भूख क्या है, तो वो कहता है भूख ही तो सब कुछ है और भूख ही भगवान है। जब किसी एक जानवर को भूख लगती है तो दूसरे जानवर की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। और ये सब बातें करते हुए अपने बेटे को बहुत अजीब सा मास्क पहना देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डिफरेंट न्यूज़ चैनल रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं कि हैदराबाद से पिछले कई दिनों से 16 से 17 लड़कियां गायब हो चुकी हैं और पब्लिक इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी कर रही होती है। फिर हम देखते हैं कि एक गाड़ी में एक लाल रंग का सूट पहने लड़की हाईवे से जा रही होती है और उसकी गाड़ी पंचर हो जाती है। फिर वो अपना मोबाइल निकाल के कैब बुक करती है और कैब का वेट कर रही होती है। यहाँ हम देखते हैं कि झाड़ियों के पीछे से कोई मास्क में उस लड़की को देख रहा होता है और देखते साथ ही उसके ऊपर आके अटैक कर देता है और उसके अपने साथ किडनैप कर लेता है। दूसरी तरफ सीएम साहब मीडिया को बुला के सारे मैटर को डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि उनका पी उनको रोकता है और एक चिट देता है जिस पे लिखा होता है कि एक और लड़की किडनैप हो चुकी है। सीएम साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के ऑफिस आते हैं, जहां उस लड़की के पेरेंट्स के साथ मिलते हैं और उनसे कुछ टाइम मांगते हैं केस को सोल्व करने के लिए। और यहाँ एंट्री होती है हमारे मेन लीड करेक्टर अभय की, जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर है और उसको कमिश्नर ऑफिस में बुलाया जाता है, जहाँ के कमिश्नर साहब उसको बताते हैं कि अधिया नाम की इंस्पेक्टर अब उसके साथ मिलकर इस केस को सोल्व करेगी। जिस पे अधिया उसे पूछते हैं कि पिछले 6 मंथ में आपने केस में क्या डिटेल्स कलेक्ट की हैं, आप मेरे साथ शेयर करें। जिस पर अभय बताता है कि रिसेंटली एक किडनैप हुई हुई लड़की लास्ट टाइम अपने बॉयफ्रेंड की बर्थडे पार्टी पे देखी गई थी, जहां उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ मिसबिहेव किया, जिसकी वजह से वो पार्टी छोड़ के चली गई थी, जो कि हमारा प्राइम सस्पेक्ट है। और जब मैं इसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गया तो मुझे सीनियर ऑफिसर की कॉल आ गई और कॉल पे उन्होंने मुझे कहा कि आपने इनसे इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी और मुझे वापस आना पड़ा। जिस पे अधिया बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि किडनैपिंग की रात को वो अपने फार्म हाउस पे था, क्योंकि उसके सिटी से बाहर के आए हुए फ्रेंड ने उसके लिए वहाँ पे पार्टी रखी थी। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो उसको किडनैप कर सके। इससे ये काम किसी सीरियल किडनैपर का लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक लड़का किसी लड़की को बड़ी ब्रूटली खींच के जा रहा होता है। ऐसा लगता है कि पुलिस को जिस किडनैपर की तलाश है वो यही लड़का हो सकता है। अब हम देख सकते हैं कि अधिया और अभय एक टीम में काम कर रहे होते हैं और वो काफ़ी हार्ड वर्क करके इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं और हर एक से पूछताछ कर रहे होते हैं। और साथ ही हमें यहाँ अधिया और अभय की फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है कि वो एक दूसरे को पहले से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ही एकेडमी से ट्रेनिंग ली होती है और एक ही एकेडमी से निकल के पुलिस फोर्स ज्वाइन की होती है। ना सिर्फ वो एक दूसरे को जानते होते हैं, बल्कि किसी टाइम पे वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करते होते हैं। अधिया इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा फोकस्ड होती है और अचानक उसके जहन में पॉइंट आता है कि किसी भी लड़की का सेलफ़ोन उस स्पॉट पे नहीं मिला। वो अपने टेक्नीशियन से पूछती है कि जितनी भी लड़कियां गायब हुई हैं उनके सेल फ़ोन के नंबर ट्रेस करो और बताओ कि लास्ट टाइम उनका सेल फ़ोन कब ऑनलाइन हुआ था। वो अधिया को एक सेल फ़ोन शॉप का एड्रेस देता है। अधिया अपनी टीम के साथ सेल फ़ोन शॉप पे पहुंच के शॉपकीपर से इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और उससे एक सेल फ़ोन रिसीव करती है, जो कि वन ऑफ द विक्टिम का था। उस सेल फ़ोन को स्टडी करने के बाद पता चलता है कि इस सेल फ़ोन से कई बार कार्तिक हॉस्पिटल में कॉल्स की गई हैं, लिहाजा अब उनका अगला जो फोकस होता है वो कार्तिक हॉस्पिटल पर होता है। और वो कार्तिक हॉस्पिटल में अपना एक बंदा भेज के वहाँ पे सर्वर में बग इंस्टॉल कराते हैं और कार्तिक हॉस्पिटल की वेबसाइट को एक्सेस कर लेते हैं। वेबसाइट पे एक्सेस करने के बाद उनको पता चलता है कि कार्तिक हॉस्पिटल डार्क वेब पे भी काम कर रहा है, जहाँ पे उनको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के ऑर्डर्स आते हैं। लेकिन अभय अधिया को एक्शन लेने से मना करता और कहता है कि सीनियर हमेशा से प्रेशर डालेंगे और जब तक वो प्रेशर डालेंगे तब तक हॉस्पिटल वाले सारे प्रूफ्स मिटा चुके होंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कार्तिक हॉस्पिटल का ओनर किसी बोया नाम के करेक्टर को कॉल करता है, जिससे वो कहता है कि हमारे पास ह्यूमन ऑर्गन्स के काफ़ी सारे ऑर्डर आ चुके हैं, तो तुम अपना काम कब कंप्लीट कर रहे हो। और यही कन्वर्सेशन पुलिस अपने हेड ऑफिस में भी बैठ के सुन रही होती है, जिसके बाद पुलिस को यकीन हो जाता है कि कार्तिक हॉस्पिटल ही किडनैपिंग के पीछे इन्वॉल्व है। अब पुलिस बोया के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है, जिसके लिए वो एक शख्स को बुलाती है। वो शख्स बोया के बारे में बताता है कि बोया इतना ब्रूटल इंसान है कि वो किसी को भी मार सकता है और वो इतना ब्रूटल है कि उसके बारे में मशहूर है कि वो ह्यूमन ब्लड पीता है।
और वो बोया की लोकेशन भी बताता है जो कि काला बंडा होती है, जो कि अपने इलाके का सबसे महफूज जगह होती है क्रिमिनल्स के लिए। और यहाँ किसी भी पुलिस वाले का जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन वही इंसान इनको कहता है कि मैं आपको एक ऐसे बंदे से मिलवाऊंगा जो कि काले बंडा को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। और यूं वो अभय को एक बच्चे के साथ काला बंडा भेज देता है। काला बंडा के एंट्रेंस पे अभय का सामान चेक करने के बाद उसको एंट्रेंस मिल जाती है। वो बच्चा अभय को बोया की गली में ले आता है जहाँ कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, और अभय उन बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना शुरू कर देता है और उनको अपनी गेंद भी देता है। इस गेंद में बेसिकली एक छोटा सा कैमरा लगा हुआ होता है, और अभय जानबूझ के इस गेंद को बोया के घर फेंक देता है ताकि गेंद में लगे हुए कैमरे से अंदर का मंजर देखा जा सके। और अंदर देखने में उसे पता चलता है कि काफ़ी सारी लड़कियों को बांध के रखा गया है, जो कि इनके लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होता है। और अभय गेंद लेने के बहाने बोया के घर घुसता है जहां उसको एक शख्स देख लेता है, और इन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। और अचानक से हम देखते हैं कि बोया भी अपने साथियों के साथ पहुंच जाता है और अभय के ऊपर हमला कर देता है। अभय छोटे बच्चे को ले के कंधों पे भागता है और उसको काला बंडा से बाहर निकाल के वापस आता है और दोबारा से बोया और उसके साथियों से लड़ना शुरू करता है, और इतना लड़ता है कि उनको हॉस्पिटल ही पहुंचा देता है। बोया के गिरफ्तार होने के बाद सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं और मीडिया को सारी डिटेल्स देते हैं कि कैसे बोया कार्तिक हॉस्पिटल के साथ मिलकर ऑर्गन्स की स्मगलिंग कर रहा था। बोया इंजरीज की वजह से कोमे में जा चुका होता है, जबकि कार्तिक ऑफिसर को फ़ोन करता है कि किसी भी हाल में बोया को बाहर निकालो, जिस पे सीनियर ऑफिसर उसको कहता है कि जब बोया ठीक हो जाएगा तो मैं खुद उसको हॉस्पिटल से भगाने में मदद करूँगा। अधिया अभय को छोड़ने के लिए उसके घर जा रही होती है और अभय उसको अपने घर दावत दे देता है, जहाँ देख के उसको पता चलता है कि उसके रूम में सिर्फ और सिर्फ अधिया और अभय की ही तस्वीरें हैं। जिसके बाद अभय को वो गले से लगा लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाप और बेटा रोड पे से जा रहे होते हैं, जहाँ उनको एक लड़की नज़र आती है। बेटा उस लड़की को कहता है कि आप मेरे बाबा का ध्यान रखें ताकि मैं जाके ब्रेड ले आऊँ, और वो अपने बाप को इसके पास छोड़ के चला जाता है। छोटा लड़का रोड पे इधर उधर देखने के बाद सीटी बजा के अपने बाप को इशारा करता है, और उसका बाप फ़ौरन से लड़की पर हमला कर देता है और उसको किडनैप कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विद्या अहदया को फ़ोन करके बताती है कि एक और लड़की किडनैप हो चुकी है, जिसका मतलब ये था कि बोया के अलावा भी कोई और है जो किडनैपिंग कर रहा है। और यही बात बताने के लिए जब अहदया कमिश्नर ऑफिस पहुंचती है तो कमिश्नर उन दोनों को काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करता है और कहता है कि आपने केस पे सही फोकस नहीं किया। जिसके बाद अहदया काफ़ी डिप्रेशन में चली जाती है और वो अकेले जाके खड़ी हो जाती है, लेकिन अभी उसको इनकरेज करता है और कहता है कि हमें अपने केस पे फोकस रहना चाहिए। फोकस करने पर उनको एक चीज़ का आइडिया हो जाता है कि जितनी भी लड़कियां किडनैप हुई हैं उनमें से सब की सब ने रेड ड्रेस ही पहना हुआ था, यानी किडनैपर रेड ड्रेस वाली लड़कियों को किडनैप कर रहा था। और वो ऐसा क्यों कर रहा था, इसकी लॉजिक जानने के लिए वो एक साइकेट्रिस्ट से रब्ता करते हैं, जो कि इन्हें बताता है कि कुछ लोग किसी न किसी कलर से ट्रिगर होते हैं। आपके केस में किडनैपर रेड कलर से ट्रिगर हो रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसको रेड कलर के अलावा कोई कलर नज़र ही नहीं आ रहा, जिसका मतलब ये हो सकता है कि वो एक कलर ब्लाइंड शख्स है। अभय और आधिया इस ब्रेक थ्रू को कमिश्नर के साथ शेयर करते हैं और कमिश्नर को बताते हैं कि हमारा किडनैपर एक कलर ब्लाइंड शख्स है, और किडनैपर को पकड़ने के लिए स्पेशल प्लानिंग करती हैं, जिनमें वो अपने ही कांस्टेबल फीमेल ऑफिसर्स को रेड कलर का ड्रेस पहना के डिफरेंट एरियाज़ में खड़ा करेंगे और उन पर नज़र रखेंगी ताकि किडनैपर के अटैक करने पर वो उनको पकड़ सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाप बेटा बेंच पे बैठे होते हैं और बेटा बार बार बाप को कह रहा होता है कि बाबा मुझे भूख लगी है, लेकिन बाप कहता है कि सही वक्त आने का इंतज़ार करो, शिकार हमेशा सही वक्त पे करना चाहिए। अधिया को प्लान करते हुए 4 दिन हो जाते हैं, लेकिन फिर भी किडनैपर किसी भी लेडी ऑफिसर पर अटैक नहीं करता। लिहाजा अधिया सारे ऑफिसर्स को कहती हैं कि आप अपने अपने घर वापस जा सकती हैं। इधर दिव्या भी अपने घर ही जा रही होती है, लेकिन देखती है कि उसकी जैकेट फटी हुई है। लिहाजा वो जैकेट की साइड चेंज करके पहन लेती है, जिसकी दूसरी साइड रेड कलर की होती है। इसका मतलब ये है कि दिव्या अब किडनैपर के निशाने पर हो सकती है, और ऐसे ही होता है कि दिव्या को भी किडनैपर किडनैप कर लेता है। जैसे ही कमिश्नर को दिव्या के किडनैप होने का पता चलता है, वो अभय और अधिया को बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता है और वो कहता है कि ये केस आप कैसे सोल्व करोगे जबकि आप अपने ही ऑफिसर को बचा ना सके। और साथ ये भी कहता है कि तुम्हारी थ्योरी बेकार है, तुमने कहा था कि किडनैपर सिर्फ रेड कलर वाले कपड़ों को ही टारगेट कर रहा है, लेकिन विद्या ने उस दिन ब्लू कलर की जैकेट पहनी हुई थी। अधिया इस बारे में सोच ही रही होती है कि अचानक उसकी नज़र डबल साइड जैकेट पे पड़ती है, और वो दिव्या के ड्राइवर से पूछते हैं कि क्या उस दिन दिव्या ने डबल साइड जैकेट पहनी थी, जिस पे वो बताते हैं हाँ, और उन्होंने जैकेट की साइड चेंज करके पहनी थी जो कि रेड कलर की थी।
अधिया क्राइम स्पॉट पे पहुंच के इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है कि अचानक उसको झाड़ियों के पीछे से आवाज़ आना शुरू होती है। जैसे ही वो झाड़ियों को पार देखती है तो वो क्या देखती है कि एक बाप और एक बेटा मरी हुई औरत का गोश्त खा रहे होते हैं। लेकिन ये सीन केरला 1999 का होता है, जिसका मतलब ये है कि अभी तक हमें जितने भी विजुअल्स दिखाए गए हैं वो केरला 1999 के हैं। और अध्ययन ने झाड़ियों के पीछे जिस चीज़ की आवाज़ सुनी थी वो दो बच्चों की थी जो एक मास्क के पीछे लड़े थे। मास्क को देखने के बाद अदिया अपने ही सोचों में गुम हो जाती है और वो अपने पास में चली जाती है जहाँ सेम मास्क के साथ वो बचपन में खेल रही होती है। और उसका बाप पुलिस ऑफिसर होता है जो कि उस मास्क को आके खींच लेता है। बेसिकली उसका बाप इसी मास्क के बारे में रिसर्च कर रहा होता है, लिहाजा वो अभय को लेके अपने गांव केरला चली जाती है ताकि वो इस मास्क के बारे में मज़ीद इन्वेस्टिगेशन कर सके। और घर पहुंचते साथ ही वो स्टोर रूम में जाके इस मास्क को निकालती है और दिखाती है अभय को कि देखो ये सेम मास्क है जो उन बच्चों के हाथ में था। और ये भी बताती है कि इसी मास्क के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हुए मेरे डैडी हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गए थे। मास्क के बारे में मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो अपने डैडी के फ्रेंड से मिलती है और जाके मास्क के बारे में पूछती है, जिस पे वो बताते हैं कि 1999 में हमारे पुलिस स्टेशन में एक औरत के मिसिंग होने का केस रिपोर्ट हुआ था। जैसे ही हमने केस की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू की तो हमें पता चला कि इर्द गिर्द के गाँव से पिछले 3 सालों से 15 से 16 औरतें गायब हो चुकी हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल था। लिहाजा हमने अपने सीनियर ऑफिसर को बताया और सीनियर ऑफिसर को सजेस्ट किया कि गांव में सब जगह अनाउंसमेंट कर देते हैं कि रात के वक्त कोई भी औरत बाहर न निकले क्योंकि औरतों को ही किडनैप किया जा रहा है। और हमने ऐसे ही किया और साथ साथ हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन भी जारी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दोनों बाप बेटा उसी तरह औरतों को किडनैप कर रहे होते हैं और उनको मार रहे होते हैं। ना सिर्फ मार रहे होते हैं बल्कि उनका गोश्त भी निकाल के खा रहे होते हैं। एक दिन अदिया का डैड का मोटरसाइकिल जंगल में गुजरते हुए ख़राब हो जाता है। जब वो रुकते हैं तो वो देखते हैं पास ही घर के बाहर एक बूढ़ा शख्स बैठा हुआ है। वो उस शख्स से जाके बात करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि वो शख्स यहाँ का लोकल नहीं है, जिस पे वो कहता है कि मैं जंगल में ही रहता हूँ और जंगल में ही फिरता हूँ, जहाँ खाना मिल जाता है खा लेता हूँ। और यहाँ हमें मूवी में पहली बार इस बूढ़े शख्स का नाम पता चलता है जो कि होता है रेड्डी। अदिया के डैड को ये शख्स बहुत अजीब लगता है लेकिन वो उसे इग्नोर करके चले जाते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि एक शख्स बहुत अजीब सा मास्क उनके पास लेकर आया है। वो इस अजीब से मास्क को चेक करने के लिए फोरेंसिक में भेजते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि इस मास्क पे 16 अलग-अलग इंसानों का खून है। और साथ ही डॉक्टर इनको एक बुक सजेस्ट करता है जिसके कवर पेज पे सेम ही मास्क की तस्वीर बनी होती है जैसा मास्क उनको मिलता है, लेकिन ये बुक उनकी लैंग्वेज में नहीं होती तो वो उसको नहीं पढ़ पाते और वो डायरेक्ट जाके इस बुक के ऑथर से मिलते हैं। और ऑथर उन्हें बताता है कि 1857 में जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो हमारे रिबेलियन ने अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत की थी और अंग्रेज़ों ने रिबेलियंस को पकड़ के जेल में भरना शुरू किया। तो जेल में इतनी जगह नहीं थी कि तमाम के तमाम रिबेलियन को रखा जा सके, लिहाजा उन्होंने एक आइलैंड ढूंढा जिसका नाम था हडिम्बा। और हडिम्बा में काफ़ी सारे जंगली रहा करते थे जो कि इंसानों को खाया करते थे। लिहाजा अंग्रेज़ों ने फैसला किया कि बारी बारी कुछ कैदियों को इधर ला के छोड़ दिया जाएगा ताकि जंगली उनको खा के ख़त्म कर दे। और इसी तरह होता गया, जैसे जैसे अंग्रेज़ यहाँ कैदी फेंकते थे वैसे वैसे जंगली उनको खा लिया करते थे। और 1947 में जब देश आज़ाद हो गया तो यहाँ पे कैदियों का आना ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से लोकल जंगली यहाँ पे भूखे मरना शुरू हो गए। और 1979 में जब इंडियन गवर्नमेंट ने बिल पास कर दिया जिसमें लोकल ज़मींदारों पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया, तो लोकल ज़मींदारों ने अपने टैक्स का पैसा बचाने के लिए इस आइलैंड का रुख किया और गन के ज़ोर पर यहाँ पर जंगलियों को मारना शुरू कर दिया। जंगलियों को अपनी जान बचाने के लिए इस आइलैंड को छोड़ना पड़ा और वो करीब के गांव में शिफ्ट हो गए, जहाँ पे उन्होंने एक औरत को देखा और औरत को देखते साथ ही उनकी भूख बढ़ी और उन्होंने औरत को ज़िंदा ही खाना शुरू कर दिया। इनको औरत खाते देख एक गांव वाले ने देख लिया और गांव वाले ने देखने के बाद गांव जाके सबको बता दिया। गांव के मुकामी लोगों ने यह फ़ैसला किया कि वो इन जंगलियों को पकड़ के दरख्त के साथ बांध देंगे और इनको ज़िंदा ही जला देंगे। लिहाजा उन्होंने ऐसे ही किया, दरख्त के साथ बांध के इनको ज़िंदा ही जला दिया। लेकिन उनमें से एक बच गया और वो जंगल की तरफ भाग निकला। अब अदिया के डैडी को मुकम्मल यकीन हो चुका था कि रेड्डी जिसको वो जंगल में मिले थे असल में वही जंगली है जो कि औरतों को मार रहा है। लिहाजा उसको मारने के लिए वो उसके घर पहुंचते हैं, लेकिन रेड्डी उनको पीछे से हमला करके ज़ख्मी कर देता है और उनको ज़िंदा ही खाना शुरू कर देता है। लेकिन अदिया का डैड मौका पा के गन उठा के रेड्डी को मार देते हैं, लेकिन पुलिस इस बात को सीक्रेट रखते हैं ताकि लोग पैनिक ना हो जाएं। अब अदिया और अभय भी फैसला करते हैं कि वो बुक के ऑथर से मिलेंगे और मज़ीद डिटेल लेने की कोशिश करेंगे, जिस पे बुक का ऑथर बताता है कि 1989 में वो अडकी गांव में गया जहां पे उसको पता चला कि एक शख्स मटन की दुकान के बाहर बैठा रहता था। लिहाजा मटन की शॉप के ओनर ने उसको अपने पास जॉब पे रख लिया और वो मेहनत करके खाने लगा। और उसी के मालिक ने उसकी शादी गांव की एक लड़की से भी करा दी। शादी के बाद उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ और वो बहुत खुशी खुशी रह रहा था कि अचानक उसकी बीवी किसी बीमारी की वजह से मर जाती है।
बीवी के मर जाने के बाद वो ख़ुद भी काफ़ी बीमार रहने लग जाता है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी नज़र पे भी फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है और डॉक्टर उसको बताता है कि उसको कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी हो गई है और इसी वजह से रेडी डिप्रेशन में रहना शुरू हो गया था। लिहाजा वो अपना गांव छोड़ के गांव-गांव फिरना शुरू कर देता है। ऑथर साथ ये भी बताता है कि रेड्डी जिस भी गांव में जाता था वहाँ पे लड़कियाँ गायब होना शुरू हो जाती थी और साथ ये भी बताता है कि रेड्डी का बेटा किसी मिशनरी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन अपने बाप की मौत के बाद वो स्कूल छोड़ के भाग गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बोया को हॉस्पिटल में होश आ जाता है और वो हॉस्पिटल से भाग जाता है और अभय को मारने के लिए केरला में वो गुंडे भेजता है, लेकिन अभय उनको मार भगाता है। अभय केरला से हैदराबाद वापस आ जाता है, जबकि अथिया रेड्डी के बेटे के बारे में रिसर्च जारी रखती है और वो हर जगह जाती है जहाँ पे रेड्डी के बेटे ने एजुकेशन हासिल की होती है और उसके बारे में रिसर्च करती है। रिसर्च करने पर उसको रेड्डी के बेटे की तस्वीर मिल जाती है और वहाँ उसको उसका पूरा नाम पता चलता है, जो कि होता है जोसेफ अभय। और ये भी पता चलता है कि उसकी गर्दन के पीछे काला निशान है और वो ये देख के परेशान हो जाती है, क्योंकि इसने अभय की गर्दन के पीछे भी सेम काला निशान देखा था। और साथ ही जो उसने अभय की बचपन की तस्वीर उसके घर में देखी थी, वो तस्वीर सेम रेड्डी के बेटे से मिलती थी। ये जान के अधिया बहुत ज़्यादा परेशान होती है और रोने लग जाती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि मर्डरर और कोई नहीं अभय ही है, जो कि शुरू से इस केस को मिसगाइड करता हुआ आ रहा है और सारी किडनैपिंग और मर्डर्स के पीछे अभय ही है। अधिया मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अभय के घर आ जाती है और इस बात का अभय को पता चल जाता है। अभय के घर सर्च करने पर अधिया को अभय के कबर्ड के पीछे सीक्रेट रूम के बारे में पता चलता है। जब अधिया उस सीक्रेट रूम में घुसती है तो वहाँ पे बहुत सारे नाइफ्स दिखती है, जिससे उसको अंदाज़ा हो जाता है कि अभय ही असल मर्डरर है। और वो शीट में दिखती है कि किसी की लाश उल्टी लटकी है और वो कोई और नहीं, उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसकी कोलीग विद्या ही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभय भी वहाँ पे पहुँच जाता है और वो अधिया के साथ बात करना शुरू कर देता है और यहाँ अधिया और अभय के दरमियान बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन होती है। और अधिया अभय से पूछती है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, तुम क्यों लोगों को खाते हो और क्यों उनको मारते हो। और साथ वो ये भी कहती है कि वो जान गया कि तुम ही हो जो केस को मुसलसल डाइवर्ट करता आया है ताकि वो अपनी जान बचा सके। अब बारी आती है अभय का जवाब देने की और अभय जवाब में कहता है कि 800 करोड़ इस दुनिया के लोग हर साल 800 करोड़ जानवरों को खाते हैं और वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो अपने पेट की आग को बुझा सके, क्योंकि हर शिकारी के पास एक खाली पेट होता है। सो मैंने भी अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ लोगों को मार दिया, जिस पे अधिया काफ़ी भड़क जाती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। फिर अभय उसे बताता है कि जब वो छोटा था और उसकी माँ मर गई थी तब वो बहुत छोटा था और कुछ खाता पीता नहीं था। उसके बाप ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि वो फीडर में दूध पी ले, लेकिन उसने दूध नहीं पिया। एक दिन उसका बाप जब वो अपने काम से वापस आता है तो उसकी उंगली कटी हुई होती है और उसने उस कटी हुई उंगली से खून पीना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसका बाप समझ जाता है कि इसका बेटा भी उसकी तरह ही खून पीना पसंद करता है, क्योंकि उसके बाप ने खून छोड़ के आम लोगों की तरह खाना पीना शुरू कर दिया था। यही वजह थी कि उसकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए और वो बीमार होना शुरू हो गया और वो ये नहीं चाहता था कि यही चीज़ उसके बेटे के साथ हो। लिहाजा वो फैसला करता है कि वो दोबारा से अपने बेटे के लिए लोगों को मारेगा और उसका खून निकाल के अपने बेटे को पिलाएगा ताकि उसके बेटे को फ्यूचर में जाके किसी भी तरह की बीमारी ना लगे। और वो अपने बेटे को कत्ल करने के सारे गुर भी सिखाता है। और ये सब बताने के बाद अचानक से अभय ज़ोर से चिल्लाता है और अधिया पे अटैक कर देता है। अधिया मोबाइल की फ़्लैश यूज़ करते हुए उसकी आंखों पे मारती है और भागने की कोशिश करती है, क्योंकि कलर ब्लाइंड्स को फ्लैश लाइट से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अभय दोबारा से अधिया को पकड़ के मारना शुरू करता है, लेकिन अचानक उसके आंखों में दोबारा से वो विजुअल आ जाते हैं जिसमें वो अधिया को बहुत ज़्यादा प्यार करता होता है। लिहाजा वो अधिया को छोड़ के पीछे हट जाता है और अधिया को बताना शुरू करता है कि यही वजह थी कि वो अधिया से काफ़ी दूर जाना चाहता था और चला भी गया था, क्योंकि वो जानता था कि उसके अंदर का शैतान कभी ना कभी अधिया को नुकसान पहुंचा सकता है। लिहाजा उसने फ़ैसला कर लिया था कि वो अधिया से काफ़ी ज़्यादा दूर चला जाएगा। और साथ ये भी बताता है कि इस केस को सॉल्व करने के लिए उसी ने अधिया को मदद की थी। और मूवी के लास्ट सीन में वो अधिया से रिक्वेस्ट करता है कि उसको मार दो ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे से दूर चला जाए और अपने अंदर के शैतान को ख़त्म कर दे। और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।